आई कंप्लीटली एग्री, स्टॉप दिस थिंग कि एक दूसरे के टेलीफोन रिकॉर्ड्स निकालना, उनको टेप करना, दुनिया पता नहीं कहां से कहां पहुंच गई। हम 90s की सियासत में पड़े हुए। आपको शायद ये नहीं कहना चाहिए था बिफोर द IMF बेल आउट पैकेज। ये तो प्राइवेट कॉन्वर्सेशन है। उसका एंड रिजल्ट क्या था? तैमूर जागड़ा ने इस्माइल को खत लिखा और कहा कि मैं आपको 2 महीनों से कह रहा हूं कि 100 अरब रुपया जो आपने हमें देना है केपी को और आप दे नहीं रहे, तो उसमें मेरे साथ गुफ्तगू करें और इसका रिजॉल्व करें। सिंध की इस वक्त क्या सूरत हाल है, कितने इलाके, कितना पानी, कितने लोग, कितने मवेशी इस दुख में, इस मुश्किल में मुब्तला हैं, और आप सब लोग जो ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, कुछ कंट्रोल हो रही है जो सिचुएशन है? सिंध की इस वक्त सूरत हाल डेफिनेटली इट्स अ वनरेबल पोजीशन, चीजें खराब हैं। इस वक्त जो है 23 इजला सिंध के जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो पानी के अंदर है और वहाँ पे बहुत बुरे हालात हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जास्मिन मंजूर और आप देख रहे हैं बस बहुत हो गया। सवाल ये पैदा होता है कि सियासत किस मोड़ जा रही है। कभी ऑडियो लीक्स और कभी वीडियो लीक्स की जद में कोई ना कोई रहता है। क्या पाकिस्तान में हम सब जानते नहीं कि हर वक्त मोबाइल फोन टैप होते हैं और कोई ना कोई सुन रहा होता है। बात सारी ये है कि जो टैप कर रहे हैं या जो सुन रहे हैं वो किस मफाद में है। मतलब जब आपका अपना दिल करेगा तो आप अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हुए, जो कि शायद आपने पाकिस्तान के लिए नहीं लेकिन बैरूनी मुल्क से होने वाली कोई साजिश या कोई ऐसी हरकत जिससे पाकिस्तान के किसी मफाद को नुकसान पहुंचे, उसके लिए आपको ये फैसिलिटी दी गई है। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो कह रहे हैं कि अब हमें अगर छींक भी मारनी पड़ी है तो हमें IMF की तरफ देखना पड़ेगा। मैं जब से 4 महीने से आया हूं IMF के इर्द गिर्द दौड़ रहा हूं। सवाल ये पैदा होता है कि 23rd जो ये किस्त हमने ली है, नाक से चने चबवा दिए IMF ने आपको। उन्होंने हर तरह से अपने गोल पोस्ट को चेंज किया, कभी ये हटाओ, कभी ये हटाओ, कभी ये बढ़ाओ, कभी ये फ्यूल एडजस्टमेंट आगे करो, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस ऊपर करो, इसको नीचे करो, इसको ऊपर करो। जाहिर सी बात है हम इतने ज्यादा मकरूज हैं और इतने ज्यादा कर्जों के नीचे दबे हुए हैं। अब कर्जे किसने ज्यादा लिए और किसने कम लिए, इस बहस में पड़े बगैर जाहिर सी बात है आज के सवालात की तरफ आना पड़ेगा कि पाकिस्तान में शरह सूद ज्यादा से ज्यादा बढ़ता जा रहा है, महंगाई का तूफान है और अब उस पे एक कुदरती आफत ने और भी ज्यादा, कहते हैं ना, भड़कती हुई आग पर तेल का काम किया है। शौकत तरीन साहब ने कुछ भी कहा हो, एक बात तो उनकी ठीक है कि क्या ऑडियो लीक्स करने वाले ये सोच रहे हैं कि वो भी इस IMF के प्रोग्राम को जेपरडाइज कर रहे थे उसको लीक करके। शौकत तरीन साहब ने जो भी बात की वो तो उनसे सवाल कर लिया जाएगा, वो किस मफाद में थी, किस इंटरेस्ट में थी। लेकिन जाहिर सी बात है कि क्या छोटी छोटी बातों पे गद्दारी के सर्टिफिकेट्स बांटना जायज़ है, दहशतगर्दी के केसेस बनाना जायज़ है। इस वक्त आपकी तमाम तर तवज्जो इन फ्लड अफेक्टीज की तरफ होनी चाहिए। पाकिस्तान का ऑलमोस्ट 1/3 एरिया इज अंडर वाटर। लोग इस वक्त बीमारियों में मुब्तला होते जा रहे हैं, पीने का साफ पानी नहीं है, जिंदगी अजीरन हो चुकी है और IMF के साथ प्रोग्राम भी शायद रीनिगोशिएट करने की कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन अब क्या हो सकता है, अब तो डील साइन हो चुकी है। आपको तकरीबन 6.5 बिलियन रुपीस मिल चुके हैं, कुछ थोड़े बहुत बिलियंस अब कतर से, कुछ UAE, कुछ सऊदी अरेबिया से डिफर्ड ऑयल पेमेंट्स की जद में आ तो जाएंगे। बट व्हाट नेक्स्ट? क्या पाकिस्तान इसी तरह भिखारियों की तरह चलता रहेगा भीख मांग मांग के? क्या हमारे पास मईशत के हवाले से कोई प्लान है या एक दूसरे को नीचे दिखाने के अलावा हमारे पास और कोई प्लान नहीं? वफाकी वजीर भी रह चुके हैं, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर तरीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेनेटर भी हैं और उसके साथ साथ ये कहना चाहूंगी कि पाकिस्तान की मईशत पे एक गहरी नजर भी रखते हैं। सो व्हाट नेक्स्ट का सवाल तो मैं उनसे करूंगी सबसे पहले, लेकिन लेट्स क्लियर दिस थिंग अबाउट द ऑडियो लीक्स फर्स्ट। शौकत तरीन साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू जी। मैं खाली आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि लोग, मैंने आपकी गुफ्तगू सुन ली, आई कंप्लीटली एग्री। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड कंप्लीटली स्टॉप दिस थिंग
कि एक दूसरे के टेलीफोन रिकॉर्ड्स निकालना, उनको टेप करना। एक 1990 की दिहाई की दुनिया पता नहीं कहां से कहां पहुंच गई, हम 90s की सियासत में पड़े हुए हैं। लेकिन आई जस्ट वांट टू आस्क यू दिस वन क्वेश्चन, डू यू थिंक यू शुड नॉट हैव सेड द थिंग्स दैट यू सेड? आपको शायद ये नहीं कहना चाहिए था बिफोर द IMF बेल आउट पैकेज? जैस्मीन, हमने तो क्या कहा है, ये तो प्राइवेट कॉन्वर्सेशन है। उसका एंड रिजल्ट क्या था? ये मंडे की जो इन्होंने लीक किया, उससे पहले हमने क्या किया? हमने सिर्फ तैमूर जागड़ा ने सिर्फ इसको अपना मिफ्ता इस्माइल को ख़त लिखा और कहा कि मैं आपको 2 महीनों से कह रहा हूँ कि 100 अरब रुपया जो आपने हमें देना है KP को और आप दे नहीं रहे, तो उसमें मेरे साथ गुफ्तगू करें और इसका रिजॉल्व करें। और उसके बाद और उसमें सेहत कार्ड के ऊपर इन्होंने पैसे नहीं दिए, उन्होंने उनकी डेवलपमेंट के लिए पैसे नहीं दिए जो उन्होंने उनको वादा किया हुआ था। और फिर उन्होंने कहा कि एक बाय द वे एक और बात भी है कि आजकल फ्लड्स भी आ गए हैं, इसके बारे में जो हमारा सरप्लस है उसके बारे में हमें ये तशवीश है। ये कहा उन्होंने। पंजाब के बारे में जो गुफ्तगू इन्होंने रिलीज़ की है, पंजाब ने तो ख़त भी नहीं लिखा। वो तो क्या हम बात कर रहे हैं, हम कह क्या रहे हैं वैसे बाय द वे? हम कह ये रहे हैं कि यार इस वक्त बहुत बड़ा एक अलमिया हो गया पाकिस्तान के साथ, और वो है फ्लड्स, और हम लोगों से भीख मांगते फिर रहे हैं। तो हमारा मौक़िफ़ ये था कि हम हुकूमत को कहें कि IMF के पास जाए और कहे कि जनाबे वाला ये जो अभी हम लोगों ने सरप्लसेस, प्रोविंशियल सरप्लसेस आपकी टेब हैं, वो मुश्किल हो जाएंगे। हम ये हमारे पैसे हैं, हम चाहते हैं कि ये हमारे लोगों पे ही खर्च हों, फ्लड विक्टिम्स पे खर्च हों। ये हम क्या कहना चाह रहे थे इनको। और हमने इनको इसलिए कहा कि हमने कोविड में यही किया था। हमने कोविड में जाके IMF को, इमरान खान ने जाके MD जो हैं IMF की, उसको टेलीफोन करके कहा था, जनाब मोहतरमा ये हमें पैसे जो आप कह रहे हैं कि ये फिस्कल स्पेस कम कर रहे हैं, हमें फिस्कल स्पेस चाहिए क्योंकि हमने इनको कोविड के लोगों का ख्याल रखना है। दिस इज़ ऑल वी आर सेइंग, और कुछ नहीं हम कह रहे। लेकिन ये लीक इसलिए की गई, हमें एम्बैरस करने की कोशिश कर रहे थे, और अदरवाइज़ इसका मकसद कोई नहीं है। लेकिन लेट्स मूव फॉरवर्ड, इससे आगे चले। मैं अभी भी इनको ये कहना चाह रहा हूँ, हमने हमारा मकसद ये था कि एट अप्रोप्रिएट मोमेंट हमें इनसे बैठ के ये गुफ्तगू फेडरल गवर्नमेंट से करनी पड़ेगी। अब फेडरल गवर्नमेंट ने तो हमारे से गुफ्तगू क्या करनी थी? अभी खुद वो कह रहे हैं हम IMF के पास जाएंगे, वर्ल्ड बैंक के पास, एशियन डेवलपमेंट, सबसे मिल के हम उनको बताएंगे तबाहकारी जो है वो 2000 से 2500 अरब हो गई है, तो हमें आप हेल्प करें। हम क्या कह रहे थे इनको? तो हमारी बातें बड़ी कड़वी लगती हैं, लेकिन असल हकीकत तो यही है ना। दैट्स ऑल वी वर सेइंग। शौकत तरीन साहब, आज इस बात का भी सवाल का जवाब दे ही दें। ये जब भी इनसे बात करो ये कहते हैं कि जी इतने ज़्यादा कर्जे लिए, रिकॉर्ड तोड़ कर्जे लिए, सब्सिडीज़ विड्रॉ की, इन्होंने सारे मुआहदे गड़बड़ किए। मुझे तो समझ में नहीं आता। मूडीज़ की रेटिंग कुछ और कह रही थी, इंटरनेशनल, मतलब है। मैं तो चलिए लेट्स से कि अवामी ज़बान में बात कर लेते तो आवाम को भी पता ही चल जाए ना। मतलब एक ट्रैक पे चल रहा था मुल्क, मईशत भी ठीक जा रही थी, मामलात भी ठीक चल रहे थे, आनन फानन एक मुश्किलात का अंबार पाकिस्तान के ऊपर आ गया। उसके साथ फ्लड्स भी आ गए हैं, उसके साथ लोग भी डूब गए हैं। अब जो हमने थोड़ी बहुत कोई तरक्की की गुंजाइश थी वो भी ख़त्म हो चुकी है। तो वेयर डिड वी गो रॉन्ग? व्हाट हैपेंड? लेट मी टेल यू व्हाट हैपेंड। देखें कि बात सिर्फ ये है कि ये कह रहे थे कि महंगाई, उसको तो इन्होंने एक बहाना बनाया, और हमें इनका एक पूरा एक प्लान था, उसके तहत इन्होंने हमें डिस्टेबलाइज किया। लेकिन उस वक्त क्या हो रहा था? उस वक्त ये हो रहा था कि तरक्की की रफ्तार जो थी वो 6% थी, उससे पहले 5.74% थी। ये 2 साल की कंसेक्यूटिव जो तरक्की थी मईशत की, ये पिछले 17 साल में सबसे बड़ी थी। उसमें एग्रीकल्चर की जो आपकी ग्रोथ थी 4.4%, और दोनों सालों की वो 17 साल में सबसे ज़्यादा थी 2 साल की। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग की जो आपकी जो लार्ज स्केल है, और टोटल मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ थी 7.2 आपकी टोटल है, और लार्ज स्केल 10.7% की, वो 2 साल की सबसे ज़्यादा थी 17 साल में। और सर्विसेज सेक्टर 6.2 भी यही 17 साल में सबसे ज़्यादा 2 साल कंसेक्यूटिव ये ग्रोथ थे। एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड 32 बिलियन।
रेमिटेंसेस 31 बिलियन रिकॉर्ड, टैक्स एट 6.1 ट्रिलियन रिकॉर्ड। ये सारा कुछ जो है इन्होंने खुद छापा है मई में अपने इकोनॉमिक सर्वे में। तो ये किस मुंह से हमें कह रहे हैं कि हम बहुत टूटी हुई इकानमी इनके लिए छोड़ के गए? वजह ये हुई जैस्मिन कि ये आए थे कि हम आके 3 चीज़ें करेंगे। जो नैब लॉज चेंज करेंगे, जो इलेक्टोरल हम लोगों ने रिफॉर्म्स किए थे उसको ख़त्म करेंगे, और ज़ाहिर है हमने ये जो फिक्स टैक्सेस वगैरह जो ये लाना चाहते थे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को बचाने के लिए, और ज़ाहिर है ये चाह रहे थे कि हमारे इनके कुछ लोग बाहर बैठे हैं वो भी बाहर आ जाए। ये इसके लिए आए थे। जब इन्होंने टेक ओवर किया, इन्होंने कहा इट्स अ पीस ऑफ केक, ये तो चीज़ वैसे इकॉनमी ठीक कर रही है तो इट्स अ पीस ऑफ केक। और इन्होंने उस वक्त जब हम छोड़ के गए तो उसके बाद यकदम इंटरनेशनल प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई विदिन 30 डेज़। जिस वक्त हम जो डीजल का प्रीमियम चलता है 10% पे, जो आपकी क्रूड प्राइस होती है उसके बाद 10% पे, वो 180 पे चला गया। 80% चढ़, 10 की जगह 80% चढ़ गया। पेट्रोल जो 10% होता है क्रूड के ऊपर, तो वो 60% चढ़ गया। ये क्योंकि ये इस मकसद के लिए आए ही नहीं थे तो इन्होंने डिसीजन नहीं लिए। इन्होंने जो उसके ऊपर जो करना था इन्होंने एक्शन ही नहीं लिया। ये 6 हफ्ते तक चुप करके बैठे रहे या हमें ही ब्लेम करते रहे। ये फिर जब 6 हफ्ते के बाद जब इनको ख्याल आया कि अभी अगर हमने रहना है तो ये तो हमें करना पड़ेगा, उस वक्त इन्होंने दबा के जनाब वाला पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा दी, डीजल की बढ़ा दी, इलेक्ट्रिसिटी की बढ़ा दी। उससे इन्फ्लेशन जो है वो हाइपर इन्फ्लेशन में चली गई। जो इन्फ्लेशन हम छोड़ के गए थे 12.2% CPI मार्च में, वो अब आपको पता है 27.5% पे चली जी बिल्कुल, मैं वही जो हमारी जो 16% पे जो SPI थी वो इस वक्त 45.5% पे चली। और अभी जो फ्लड्स आ गए हैं तो मार्केट नर्वस हो गई। नहीं, और शौकत तरीन साहब जस्ट ऐड ऑन टू दिस कि अभी जो एक इतना बड़ा तूफान यानी कि इतनी बड़ी आफत पाकिस्तान पे आ गई है, तो ये 27 अशारिया पे थोड़ी रुकने वाली है। दिस इज गोइंग टू डबल ट्रिपल आई थिंक इन द कमिंग डेज। नहीं, ऊपर जाएगी। अच्छा, अब ये मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ ना, ये जिस तरह बात और डेट की बात करते हैं, हमारा डेट जो है 19 ट्रिलियन 18.5 ट्रिलियन बढ़ा, लेकिन ये हमारी GDP जो है वो 72% बढ़ी। तो जो असल जो इसमें जो एक वो होता है कि इसका किस तरीके से देखा जाता है, वो डेट टू GDP देखी जाती है। जब ये छोड़ के गए थे डेट टू GDP वो 64% थी, और हमारी भी 64% ही है, 64.5%। तो हमारा इसलिए तो ये चीज़ें जो है लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए नंबर फेंक देते हैं, ये नहीं बताते कि उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। अच्छा तो शौकत तरीन साहब, मैं फिर इनको ये पूछना चाहता हूँ। जी पूछिए। नहीं, एक सेकंड मैं इसका ये आखिरी चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा। ज़रूर। इनको सर आप बताएं, आप पूछें, ये 4 महीनों में ये 9.7 ट्रिलियन जो नया डेट आ गया है, ये नया डेट सिर्फ 4 महीने में 10 ट्रिलियन आया है। Oh my God. तो ये जनाब वाले 1 साल में कितना होगा? तो ये तो हमने इनको कह रहे हैं कि भाई भी पता है कि आपका ज़्यादा डेट इसलिए हुआ है कि आपकी डिवैल्यूएशन हुई है करेंसी की और फॉरेन डेट के ऊपर आपका डेट बढ़ गया है। लेकिन हम तो बड़े माकूल लोग हैं, आप ये समझते हैं इन चीज़ों को, इनको इश्यूज़ नहीं बनाते। आप खुदा रहा, आप जो सही चीज़ें हैं उस पर तवज्जो दें, महंगाई पे तवज्जो दें, आप तवज्जो दें कि इसको कैसे हम कम कर सकते हैं, तेल को डीजल को कैसे कम कर सकते हैं। आप जाएं रशिया, और उन्होंने मुझे उधर ही ताना दिया, आपने उसने देखा होगा कि ये कह देते हैं रशिया जाए तो ये खुद क्यों नहीं गए। अरे भाई, हमने खत लिख दिया था और 28 तारीख को खत मैंने उनसे पूछा है, वो ये कहते हैं 2 तारीख को। सर वो ये कहते हैं कोई खत नहीं लिखा। दे कीप ऑन इंसिस्टिंग ऑन दिस फैक्ट। आई थिंक यू शुड ब्रिंग दैट लेटर फॉरवर्ड। ये कहते हैं जी इन्होंने तो कोई खत नहीं लिखा, इन्होंने खत लिखा जो था। है मैं हमाद को कह दूंगा, वो खत बिल्कुल वो आपको दे देगा, दे दे मुझे, और ख़त दे देगा। और उसके बाद प्यूटन ने उसके बाद अभी कुछ अर्सा पहले भी कहा है कि इमरान खान वापस आएगा तो मैं इसके साथ एनर्जी पे भी मैं इनके साथ बिजनेस करूंगा, और उसके बाद मैं कमोडिटी भी करूंगा, और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा हम डिफेंस पे भी इनके साथ करेंगे। ये तो उसने बयान दे दिया है। अच्छा, अब क्यों ये नहीं कर रहे, ये क्यों आए शाएँ कर रहे हैं? यार वीट के ऊपर तो आप कह रहे हैं कि जनाब उनसे तो कोई सैंक्शंस नहीं है, तेल पे क्यों सैंक्शंस होंगी?
और फिर कहा गया कि भाई जनाब वाला, किसी ने कहा कि यार वो जो तेल उनका है वो हमारी रिफाइनरीज उसको प्रोसेस नहीं कर सकती। अरे भाई, एक चीज़ होती है आप इंटरनेशनल मार्केट में स्वैप करें, वही तेल लेके स्वैप करें और वो तेल लें जो हम आपकी रिफाइनरी। तो ये बातें बनेगी, ये डरते हैं अमेरिका से। अच्छा, तो पहली बात ये है कि यार भाई इन्फ्लेशन को कम करने की कोशिश करो, 30-40%। शौकत तरीन साहब, क्या अमेरिका से कभी आपको प्रेशर देके, सुने सर मैं एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ, क्या शौकत तरीन साहब कभी अमेरिका से आपको डायरेक्ट ये प्रेशर आया कि भाई रशिया से ऑयल नहीं लेना, आप नहीं ले सकते, हम आपको सैंक्शन करेंगे? कभी नहीं आया। देखें, हमने तो कभी किसी का प्रेशर नहीं लिया। जैस्मिन, मैंने तो आपको बताया, मैं जब आया अप्रैल के बीच में तो उस वक्त IMF ने कहा था 700 अरब रुपए के आप टैक्सेस लगा दें, 4 रुपए 95 पैसे आप बिजली ज़्यादा कर दें, और ये जो है स्टेट बैंक का जो लॉ है इसको बिल्कुल जिस तरह हमने कहा है उस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर दें। मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा बिल्कुल नहीं होगा, ये मैं ब्रॉड नहीं करूँगा, टैक्स की पिरामिडिंग नहीं करूँगा। तो वो हमने 7-8 महीने लड़ाई की, खड़े हो गए, और मैंने जो 700 अरब रुपया था उसको 350 करवाया, बिजली को आधा करवाया, 2 रुपये 50 पैसे के 45 पैसे हमने बढ़ाई रादर देन 5 रुपये, और स्टेट बैंक के जो रूल्स थे या जो लेजिस्लेशन है उसको डाइल्यूट किया। तो ये क्यों बिल्कुल लेट गए उनके सामने? क्या इनको काम करने नहीं दिया जा रहा? इस वक्त शौकत तरीन साहब, एक बात बताएं, ये मिफ्ता इस्माइल साहब को IMF नहीं सर, एक बात बताएं, ये जो मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, ये IMF ने इस दफा इतना खून के आंसू क्यों रुलाए हैं पाकिस्तान को? मतलब कभी एक गोल पोस्ट, कभी दूसरा गोल पोस्ट, कभी ये इसलिए कि जब पहली दफा ये गए इन्होंने हमें ब्लेम करना शुरू कर दिया कि ये सारा कुछ ये छोड़ के चले गए, बारूदी सुरंगें छोड़ के चले गए। उसके बाद ये अच्छा वो इनको कहते रहे और कह के गया कि अजय हम आके अभी आके जाके हम इनको ये प्राइसेस बढ़ा देंगे, नहीं बढ़ाई। फिर दूसरी दफ़ा उनके साथ मुलाकात हुई, फिर उन्होंने वादा किया, फिर उन्होंने नहीं बढ़ाई। जब मई के बीच में ये गए और मई के बीच में इन्होंने मई के एंड के बाद उस वक्त उन्होंने इनको कहा कि अच्छा बेटा अगर तुम ये नहीं बढ़ाओगे तो हम तो इसको इधर ही ड्रॉप कर देंगे, और बाय द वे हम जो इसको कंसिडर भी करेंगे वो अगस्त में करेंगे। इसका मतलब ये सारे प्रायर एक्शन करो, बिजली के, पेट्रोल के, गैस के, ये सारा कुछ करोगे, तुम हमें दिखाओगे तो फिर हम करेंगे ना। ये जो चीज़ है ये ज़ाहिर है क्रेडिबिलिटी ये उस वक्त तक लूज़ कर गए थे ना। हैविंग सेड दैट, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि, और मैं तो इसमें बिल्कुल बिलीव करता हूँ कि एज ऑफ नाउ हमारे पास IMF के अलावा कोई ऑप्शन था नहीं। हमें उसके जो टर्म्स हैं उसको हमें ज़रा जो सख्त टर्म्स हैं उसको रीनेगोशिएट करने चाहिए थे, लेकिन हमें वो IMF प्रोग्राम जो है ये अप्रैल के अंदर ही इसको ख़त्म कर देना चाहिए था। शौकत तरीन साहब, एक ये बात बताइएगा, I mean, थोड़ी सियासत पे मैं इसलिए बात करती हूँ बिकॉज ऑब्वियसली I mean, सिर्फ आप फाइनेंस पे तो नज़र रखते हैं लेकिन सियासत पे भी नज़र रखते हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब को की डोरे कोई और हिला रहा है, उनको काम नहीं करना दिया जा रहा, वो कुछ और कहते हैं, अकरार साहब की तरफ से कोई और ट्वीट आ जाती है, वो वहाँ से कुछ और कहते हैं, फिर डॉलर गिर जाता है। तो इज ही इंडिपेंडेंटली वर्किंग और इज ही अंडर प्रेशर, और विच ब्रदर इज ही वर्किंग फॉर? देखिए जी, मैं तो जैस्मीन कल मैंने उनको जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके बीच में मैंने बल्कि उनको डिफेंड किया। मैंने कहा इनके पास कोई काफ़ी लोग हैं जो इन पर प्रेशर डालते हैं और ये है और ये अच्छे आदमी वगैरह। उन्होंने उल्टा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो वो एक प्रेशर दिया उसमें मुझे खूब इन्होंने लताड़ा और मुझे खूब इन्होंने बुरा भला कहा, बैड लैंग्वेज इस्तेमाल की। लेकिन मैं फिर भी मेरे में और उनमें उनके लेवल में फ़र्क है। मैं अभी भी कहूँगा कि मिफ्ता इस्माइल अंडर प्रेशर हैं क्योंकि उनके देर आर टू मनी कुक्स जो उनको एडवाइस कर रहे हैं या उनसे ये करवा रहे हैं, जिसमें डार साहब भी हैं और यहाँ भी कुछ लोग हैं और 13 पार्टीज़ की एक हुकूमत है जिनके ऊपर प्रेशर आता है। तो ये वाकई ये सही है, जो इकॉनमी होती है वो उसको स्टेडी हैंड चाहिए। और जब डार साहब जब फाइनेंस मिनिस्टर थे क्या वो किसी और को इंटरफेयर करने देते थे? इसी तरीके मैं भी किसी को नहीं करने देता था। अभी मिफ्ता ने अभी एक गवर्नर साहब जो लगे हैं, गवर्नर ने लगाए हैं, ये कितनी देर के बाद लगे हैं? कितने घोड़े थे बीच में? वजह ये थी कि कोई किसी का घोड़ा है, कोई किसी का घोड़ा है।
तो और देर होती जा रही है, देर होती जा रही है। तो ये जो चीज़ें होती हैं इसमें मार्केट नर्वस हो जाती है। अगर आप वक्त पे डिसीजन नहीं लेते तो मार्केट जो है, इन्वेस्टर नर्वस होता है, वो इन्वेस्टमेंट्स अपनी खींचना शुरू कर देता है। दैट इज़ द रीज़न वाई योर रुपी जस्ट डिवैल्यूड। उसी वजह से आपने देखा होगा कि आपकी स्टॉक मार्केट एक वक्त में कोई तकरीबन 5000 पॉइंट गिर गई। अभी मेरे ख्याल में वापस 4000 पे 1000। शौकत तरीन साहब, आई वांट अ लास्ट कमेंट फ्रॉम है कि आप सर, आई वांट अ लास्ट कमेंट फ्रॉम यू। अब मजीद कितनी महंगाई देखने जा रहे हैं आप? व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी, जरा ये बता दें आवाम के लिए। अच्छा जी, पाकिस्तान की इकॉनमी हम 6% पे छोड़ के गए थे, इन्होंने कहा 5% होगा अपने बजट के वक्त। अभी IMF ने कहा कि जो ग्रोथ होगी वो 3.5 होगी। अब जो है हुकूमत ही कह रही है कि शायद 2% हो, बिकॉज फ्लड्स आ गए। मेरा अपना ख्याल है कि ये 2% भी मुश्किल होगा। तो इकॉनमी जो है वो तो टैंक कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा मसला हमारा है फ्लड्स का। हमें चाहिए कि हम अपने लोगों के लिए कहीं से फंडिंग जहाँ से भी लाएँ वो करें। और इन्फ्लेशन, अब इन्फ्लेशन जो है और बढ़ेगी क्योंकि फूड प्राइसेस भी अब बढ़ेंगी। तो नॉट ओनली फूड प्राइसेस बढ़ेंगी, जैस्मिन, इन्होंने तेल की कीमत और बढ़ानी है क्योंकि 850 अरब रुपया इन्होंने PDL में रिकवर करना है। इन्होंने 17% टैक्स लगाना है उसके ऊपर अपना पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे। ये गैस की कीमतें बढ़ानी है और इन्होंने बिजली की कीमतें और बढ़ानी है। तो ये तो आप देखेंगे कि ये जो अभी वो जो है 27.3% जो CPI है और 46% जो आपकी SPI है, ये ऊपर जाएगी, अवाम के ऊपर और बोझ पड़ेगा। ये सारे महंगाई के मसले करने के बाद आपको लगता है कि ये इलेक्शन में जाएंगे? मुझे तो लगता है कि ये इनको, मैं तो खैर कोई इतना बड़ा पॉलिटिशियन नहीं हूँ, लेकिन मेरी अपनी सेंस ये है कि ये इनके हाथ से बात निकल रही है। क्योंकि अभी देखें इसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो होती है, अनसर्टिनिटी, वो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी को जन्म देती है। ये इनसे नहीं संभल रहा। मेरा तो अपना ख्याल ये है कि ये अभी इतना बड़ा मेस क्रिएट हो गया है कि ये छोड़ के, जिस तरह 18 में इन्होंने वो मेस लोगों के लिए छोड़ के चले गए थे, ये शायद यही करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। शौकत तरीन साहब से गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट जवाब दिए। यहाँ मैं एक छोटा सा वक्फा लेना चाहूंगी और उसके बाद बात करेंगे पाकिस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर तूफान, फ्लड्स और लोग बेघर। सिंध में क्या हो रहा है, राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हम बात करेंगे पाकिस्तान में आने वाले उन फ्लड्स जिन्होंने हर जगह तबाही मचा दी है। हमारे सारे पाकिस्तानी बहन भाई जो इस वक्त इस मुसीबत का शिकार हैं, उन तक किस तरह मदद की जा सकती है, उनकी आवाज़ बन रहे हैं बहुत सारे लोग, लेकिन फिर भी उनकी बहुत सारी ऐसी ज़रूरियात जो सिर्फ हमें ऑफिशियल लेवल पर मिनिस्टर्स से पता चल सकती है या उन लोगों से पता चल सकती है जो इस वक्त ऑन ग्राउंड मौजूद है। सिंध के हवाले से आज एक बड़ी खबर है कि यूँ तो पूरे पाकिस्तान में लाखों लोग बेघर हो गए हैं, आप जानते हैं, और इंटरनेशनली भी इस चीज़ को बहुत फोकस किया जा रहा है, बल्कि पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान पर जमी हुई हैं। ये कहा जा रहा है कि फसलें तबाह हो गई हैं, लोगों के मवेशी, घर, सब कुछ जा चुका है, 8-8, 6-6 फुट पानी खड़ा हुआ है। मजीद बारिशों की भी शायद KP में इत्तलात हैं और पाकिस्तान की सबसे बड़ी मंचर झील RD14 के मकाम पर कट लगा दिया गया है, जिसकी वजह से 1.25 लाख के करीब तकरीबन आबादी जो है वो मुतासिर होगी और उनकी शिफ्टिंग का सिलसिला जारी है। इसीलिए हमने सिंध के मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन, पार्टी के एक सीनियर रहनुमा शर्जील इनाम मेमन से कांटेक्ट किया है। वो हमारे साथ मौजूद हैं लाइन पर, बिकॉज ही इज इन द फ्लड अफेक्टेड एरियाज। सिंध के इलाकों में वो ट्रैवल कर रहे हैं, तो अगर आवाज़ में थोड़ी डिस्टॉर्शन हो तो आप सबसे माजरत। शर्जील, बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। थैंक यू जी, वालेकुम सलाम जी। शर्जील साहब, ये बताइएगा कि सिंध की इस वक्त एट दिस मोमेंट एज आई स्पीक टू यू क्या सूरत हाल है? कितने इलाके, कितना पानी, कितने लोग, कितने मवेशी इस दुख में, इस मुश्किल में मुब्तला हैं? और आप सब लोग जो ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, तो व्हाट इज गोइंग ऑन? कुछ कंट्रोल हो रही है सूरत, जो सिचुएशन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जैस्मिन साहिबा। सिंध की इस वक्त सूरत हाल डेफिनेटली इट्स अ वनरेबल
पोजीशन और चीज़ें ख़राब हैं, चीज़ें आइडियल नहीं हैं, क्योंकि इस तरह की कैटास्ट्रॉफी कभी पहले ना कभी देखी है हमने, और हमने टीवी पे कभी भी देखते थे दूसरे ममालिक में, लेकिन आज हमने इस बार जो है हमने अपने मुल्क में भी देखी है। इस वक्त जो है 23 अजला सिंध के जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो पानी के अंदर है और वहाँ पे बहुत बुरे हालात हैं। लेकिन इन सारे हालात के पेश नज़र इस वक्त पूरी गवर्नमेंट की 100% मशीनरी, चीफ मिनिस्टर सिंध खुद, उनकी पूरी कैबिनेट, उनके सारे MPAs, MNAs, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सब ग्राउंड पे मौजूद हैं। और एक चीज़ मैं इसमें थोड़ा वाज़ेह करूँगा कि जो सबसे बड़ा एक डर था कि फौरी तौर पर इन लोगों का इंतजाम कैसे किए जाएंगे, इस वक्त पूरे सिंध में लाखों की तादाद में लोगों को डेली बेसिस पे मील्स जो है वो दी जा रही है, कुक्ड फूड की, उनको टेंट्स में शिफ्ट किया जा रहा है, उनको स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जो जो सरकारी इमारत हैं या कुछ प्राइवेट लोग भी अपनी जगहें दे रहे हैं, उनमें लोगों को मूव किया जा रहा है, उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। हमारी ये 3G इसके मरहले होते हैं। पहला मरहला होता है रेस्क्यू। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि किसी भी सूरत में कुछ भी हो जाए उन तमाम लोगों को रेस्क्यू किया जाए, कि उन लोगों को वहाँ पे किसी मुसीबत में अकेला ना छोड़ें। उसके बाद है उनको रिलीफ देना। तो रिलीफ के लिए भी गवर्नमेंट की फुल मशीनरी इस वक्त रिलीफ का काम कर रही है, और फिर जब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, पानी यहाँ से निकल जाएगा, तो फिर उनकी रिहेबिलिटेशन पे जो है वो गवर्नमेंट काम करेगी। ये सारी चीज़ें बहुत बड़ा चैलेंज है, इसके लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मैन पावर चाहिए। तो उसमें तमाम सिविल इदारे, मिलिट्री इदारे, तमाम लोग जो है वो मिलजुल कर जो है इसमें इस पूरे एफर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अरे शर्जील, ये बताइएगा कि ये जो पानी अब खड़ा हुआ है, बहुत अजला में आपने कहा 23 अजला तकरीबन मुकम्मल डूब चुके हैं, जिसमें बेशुमार घर हैं। अब ये 1.5 लाख लोग यहाँ से मंचर के इलाके से, सबसे बड़ी ये झील है, यहाँ कट लगाना पड़ा दूसरी आबादियों को बचाने के लिए। इसमें चीफ मिनिस्टर का अपना जो आबाई गाँव है या इलाका है वो भी तकरीबन सारा ज़ेरे आब आ गया है। तो इनको शिफ्ट तो आप कर रहे हैं ड्राई लैंड पे, लेकिन मतलब है ये पानी कब तक उतरने का आपका कोई असेसमेंट है? कब तक उतरेगा? हमें जो इतलात आ रही हैं, लोग कह रहे हैं हम अभी भी 4-4 फुट 6-6 फुट पानी जो है वो खड़ा है इलाकों में। तो उस हवाले से क्या अपडेट है आपके पास? देखें जी, आपके 3-4 सवाल आते हैं, उसको मैं थोड़ा वाज़ेह कर लूँ। जहाँ तक आपने कहा जी पानी कब तक उतरेगा, तो जी ये पानी जो है कुछ इलाकों में 1 माह में उतरेगा, कुछ इलाकों में उतरता है 6 माह तक ना उतर सके। ये डिपेंड करता है, हर एरिया के अपने अपने डेमोग्राफी है, हर इलाके के अपने अपने सॉइल के जगह है, और हर जगह पानी को निकालने के लिए जो टाइम चाहिए, जो नेचुरल ड्रेन्स चाहिए, तो डेफिनेटली क्योंकि हर काफ़ी ऐसे शहर हैं जो मुकम्मल तौर पर डूब चुके हैं। अब सेकंड बात, आपने मंचर झील की बात की, बिल्कुल मंचर झील में एक बहुत बड़ी एक पाकिस्तान की झील है ये, और सबसे बड़ी झील है। इसमें पानी ओवरटॉप कर रहा था, अपनी कैपेसिटी ज़्यादा पानी आ रहा था, और कल से जो तेज़ हवाएं चल रही थी, तो हवाओं की वजह से भी पानी जो है वो झील से बाहर ना आ रहा था। तो उसमें फिर एक एडमिनिस्ट्रेशन ने, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, चीफ मिनिस्टर ने और इरिगेशन के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इस पर बड़ी तवील मुशावरत की। 2 चॉइसेस थी। एक चॉइस थी कि इसको अगर कट ना लगाते तो सेवन तालका और भान सईदाबाद तालका, जिनकी दोनों की मिला के आबादी 4 लाख के दोनों शहर एंड टाउन्स हैं, वो डुबाने पड़ते। लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल डेफिनेटली एक जैसे कोई भी समझदार आदमी फैसला करे, उन्होंने कहा कि जी मेरा गांव भले डूब जाए, मेरी ज़मीनें भले डूब जाए, मेरे घर भले डूब जाए, उन्होंने कहा जी कट लगाए। उस कट की वजह से 5 यूसीज जो हैं उनको फौरी तौर पे उसको लोगों को एवेक्यूएशन करवाई शुरू कर दी गई सुबह से ही, और उन 5 यूसीज में जो है उनकी अपनी यूसी भी शामिल थी। अब उसकी हर यूसी की पॉपुलेशन जो है वो 25,000 लोगों की है। तो ये सर ये रफ थोड़ा प्लस माइनस होते हैं, तो अराउंड 1.25 लाख से 1.5 लाख तक लोग जो है उनको यहाँ से रेस्क्यू कर रही है गवर्नमेंट, और पूरे गवर्नमेंट के इदारे मौजूद हैं। और क्योंकि जहाँ तक पानी पहुँचने में थोड़ा टाइम लगता है, कि जब कट लगाया तो तमाम यूसीज में पहले इत्तला दे दी थी और लोगों को रेस्क्यू करना शुरू कर दिया गवर्नमेंट की तरफ से। शर्जील, ये बताइएगा कि इनके लिए क्या टेंट सिटीज बनाई, बिकॉज ये बहुत बड़े पैमाने पर लोग हैं ना। एक ऑलरेडी आप लोगों के पास वो लोग हैं जो फंसे हुए हैं, निकाल रहे हैं, उनको आप लोग शिफ्ट कर रहे हैं टेंट्स में, स्कूल्स में, कॉलेजेस, यानी कि जो भी, जैसे आपने कहा लोग अपने कुछ, अब जाहिर है जिनकी रिहाइशें होंगी वहाँ पर वो भी फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन ये जो लोग हैं इनके लिए क्या नई टेंट सिटीज बन रही हैं? इनको कहाँ शिफ्ट किया जा रहा है? 1.25 लाख की आबादी बहुत बड़ी आबादी होती है फॉर मूवमेंट। देखिए जी, बिल्कुल आपकी बात सही है, और यही जो प्रॉब्लम है ये पूरे सिंध में है इस वक्त,
अब जैसे लेट्स से मैं अभी हैदराबाद में हूँ, तो हैदराबाद रूरल एरिया मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी भी है, वहाँ पे मेरे इस वक्त 30 यूसीज जो है वो पानी में इस वक्त है। ऑलरेडी वहाँ के जो लोकल लोग थे, लोगों के लिए हमने कैंप्स किए, रिलीफ कैंप्स बनाए, उनके लिए स्कूल खाली करवाए, यूनिवर्सिटी तक, कॉलेजेस तक उनको हमने वहाँ मूव किया। लेकिन उस सूरत में भी हमारे पास मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के लोग आ रहे थे, हम उनको भी पहले इन लोगों को भी कैटर कर रहे थे जो हमारे अपने डिस्ट्रिक्ट के थे, तो जो बाहर से लोग हैं उनके लिए भी हमने फिर मजीद कॉलोनीज बनाते गए इस तरह रिलीफ कैंप्स की। और अब जैसे ये और अभी इन्फ्लक्स बहुत बड़ा है, उनके लिए भी तैयारी हम लोग कर रहे हैं, बिल्कुल हर जगहों पे कोशिशें चल रही हैं, हर जगहों पे लेकिन ये हमारी पूरी प्रायोरिटी, इनमें से कोई इंशाल्लाह एक शख्स भी ऐसा नहीं होगा कि जिसको गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड ना की जाए। कुछ लोग उसमें जिनके माल मवेशी होते हैं वो फिर टेंट सिटीज में या रिलीफ कैंप्स में नहीं आते, वो लोग रोडों पर चारपाइयाँ रख के और अपने खुद खेमे लगाकर वो लोग रोडों पे जो है वो रुकते हैं ताकि उनके जानवर वगैरह जो है वो सेफ रहे, पानी में ना। और डेफिनेटली किसी स्कूल वगैरह में इतने सारा माल मवेशी लाना जो है वो पॉसिबल नहीं होता है। तो मुख्तलिफ डायनामिक्स हैं, मुख्तलिफ तरीके के लोग हैं, हमें ये कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि जो लोग रोड्स पे उनको भी हम लोग फूड प्रोवाइड करें, जो लोग कैंप्स में उनको भी कुक्ड फूड प्रोवाइड करें। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। ये कहने के लिए आसान है, हम लोग मतलब किसी कमरे में बैठ कर उसको डिस्कस कर सकते हैं आराम से, लेकिन जो लोग फील्ड पे हैं उनको पता है कि ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन अल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला की मर्जी से ये काम खुशनसीबी से पूरा होगा। गवर्नमेंट जो है 100% अपनी कैपेसिटी से ऊपर भी इस वक्त काम कर रही है। शर्जील, एक बात बताइएगा कि ये जो सोशल मीडिया पे भी और काफ़ी और मीडिया चैनल्स पे भी हमें सिंध से इत्तलात आ रही हैं, कुछ लोग भी हैं वीडियोस भी लगा रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि जी हमें, जाहिर सी बात है, देखिए इतनी बड़ी आफत है कि सबको, मैं नहीं कहती इमीडिएटली रिलीफ मिल सकता है, लेकिन लोग ये मतलब एक तनकीद हो रही है कि जी सिंध गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, हमें तो टेंट्स नहीं मिल रहे, हमें खाना भी नहीं मिल रहा, हमें कोई बचा भी नहीं रहा। अगर हर जगह है वो अफवाज पाकिस्तान ही काम कर रही है। वैसे भी हमारे सिविल इंतज़ामिया हमेशा से थोड़ी सी वीक रही है, ये तो आपको पता है कि हमारे पास इतनी फैसिलिटी सिविल इंतज़ामिया के पास नहीं होती, और कोई भी ऐसी एमरजेंसी हो तो उसमें अफवाज पाकिस्तान हमेशा मदद के लिए सबसे आगे रहती है। फिर रेंजर्स हैं आपके पास और दीगर सिविल इदारे हैं जो आपकी मदद कर रहे हैं। लेकिन ये जो वीडियोज़ आ रही हैं, जो मैसेजेस आ रहे हैं, जो मीडिया पर लोग खबरें दे रहे हैं, इस हवाले से ये परसेप्शन जा रहा है कि जी सिंध हुकूमत है तो सही मौजूद, लेकिन शायद लाड़काना बचाने में लगी हुई है और बाकी इजला डूब रहे हैं और बाकी सिंध की परवाह नहीं है। लेकिन आपका वोट बैंक है वहाँ, तो ये मेरे लिए ज़रा स्ट्रेंज बात है कि अगर सारा सिंध डूब जाए और आप लोग वहाँ कुछ ना करें। अभी देखिए जी, मैं दो चीज़ें करूँ। पहली बात आपने कहा कि जी बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि इस वक्त हमारे पास पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, हमारी सिंध पुलिस, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट, हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट, हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट, हमारे तमाम पॉलिटिकल वर्कर्स, पार्टी वर्कर्स, हर आदमी इस वक्त रिलीफ के काम में लगा हुआ है। अब जहाँ तक ये बात है कि जी किसी को कुछ नहीं मिल रहा, देखें इतनी बड़े इशू में अगर हो सकता है कि चंद लोग, खुदा ना खासा, मैं नहीं समझता वैसे वो भी रहने चाहिए उनको, अगर रह भी गए हो, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, गवर्नमेंट की तरफ से, चीफ मिनिस्टर की तरफ से, हर डिस्ट्रिक्ट डीसीज को, हर एडमिनिस्ट्रेशन को बिल्कुल ये हिदायत है, और मैं आपको पूरा उसका प्लान भी बताता हूँ कि जी जहाँ जहाँ पे आपको लोग नज़र आते हैं, जहाँ जहाँ पे आपके रिलीफ कैंप्स हैं, जहाँ जहाँ पे आपको लोग नज़र आते हैं कि जी बेयार और मददगार बैठे हैं, वहाँ पे आप उनको कुक फूड फराम करें। एवरी डे एक्सेस फूड बन रहा है कि कहीं पे कोई खुदा न खासा कमी ना हो जाए। और मुझे ये एक बात बताएं कि जी इस वक्त रेडी फूड सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, पूरे सिंध भर में। अगर कुछ एनजीओ या बाकी लोग करें, वो राशन वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अच्छी बात है, हम उनके शुक्रगुजार हैं। लेकिन ज़्यादातर मैं समझता हूँ इस वक्त अगर 95% सिंध में अगर रेडी फूड मिल रहा है तो वो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मिल रहा है। अगर खुदा ना खास्ता यहाँ अगर सिंध गवर्नमेंट कुछ नहीं करी तो कैसे वो लोग फीड हो रहे हैं, कौन को कर रहा है? ये मैं एक देखिए, सोशल मीडिया पे अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो कुछ लोगों को सियासत करने का शौक होता है, वो लोग हर मौके पे सियासत करने की कोशिश करते हैं। मतलब हम ये नहीं कह रहे कि हमारी तारीफ करे, हम नहीं कहते जी हमें कोई वाह करे, ना हम कोई बहुत बड़ा कारनामा करें, ये हमारा बुनियादी फर्ज है। अगर हमारे अपने लोग, हमारे अपने पाकिस्तानी, हमारे अपने सूबे के लोग अगर आज बेयार और मददगार बैठे, तो हम लोग बाकी क्यों इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं? हमें लोग वोट क्यों देते हैं? क्योंकि हमें इसलिए देते हैं कि हमें उनका एहसास होना चाहिए। और मैं कहता हूँ वोट दे या ना दे, मैं ये भी बता दूं, पूरे सिंध में मैं इसके लिए हल्फिया कह सकता हूँ, कहीं ये भी नहीं हुआ होगा कि जी ये हमारा वोटर है, इसको हम राशन पहुंचाएं या इसको खाना पहुंचाएं, अगर इस बंदे ने हमें वोट नहीं दिया, इस गांव से हमें वोट नहीं मिले तो हमें वो नहीं करना है। ये सोच भी नहीं है।
मतलब 100% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जिनका काम मतलब हो सकता है कुछ में जेन्युइन भी हो, मैं ये भी नहीं कह रहा कि जो अगर सोशल मीडिया में लिख रहा है तो 100% गलत होगा, उसमें कुछ लोगों को वाकई हो सकता है कि तकलीफ हुई हो, कहीं पर होता कि मैं अपनी बात हो सकता कि मेरी कहीं कोताही हो गई हो, मैंने किसी को शायद भूल गया हूँ या मैं किसी को शायद खाना नहीं पहुंचा रहा हूँ, लेकिन ये हो ही नहीं सकता कि इतनी बड़ी तादाद में किसी को ना मिल रहा हो। कुछ लोग उसमें जेन्युइन हो सकते हैं, लेकिन मैं ये बता दूं कि 90% सोशल मीडिया पे लोग जो है वो उसमें हमने भी देखा है, जो लोग इल्जाम भी लगाते हैं कुछ दूसरे लोगों पर, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पॉइंट स्कोरिंग के लिए और गवर्नमेंट को गंदा करने के लिए करता है। जिस तरह आपको याद होगा जब कोविड हुआ था, कोविड में सिंध गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा लीड ली थी, लेकिन उस वक्त फेडरल गवर्नमेंट में बैठे एक शख्स और उसके वजीरों ने आके सिंध में तमाशा शुरू किया, बिजनेस कम्युनिटी से मिलना शुरू किया, उनको उल्टी सीधी बातें की जी हम लोग लॉकडाउन नहीं होने देंगे। तो इस तरह के लोग हैं जो मुआशरे में जिनका काम ही इन चीज़ों को, गलत चीज़ों को या नेगेटिविटी को प्रमोट करना होता है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि जो निज़ाम है अल्लाह ताला चला रहा है, लेकिन इस वक्त सिंध गवर्नमेंट जो सिंध में मौजूद है वो बाकायदा मैं कहता हूँ कि अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा बढ़कर हर जगहों पर ये फैसिलिटीज पहुँचाने की कोशिश कर रही है। और उनको हेल्थ डिपार्टमेंट हमारा पूरी फुल एक्टिव है, हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट हमारा फुल एक्टिव है। मुझे ये बताएं कि मैंने ये सुना था शर्जील साहब, मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे कर रही हूँ, मैंने ये सुना था और मैंने देखा भी था, तो आई जस्ट वांटेड टू आस्क कि जो आपके को चेयरपर्सन है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, ही वाज देयर, वो खुद मॉनिटर कर रहे थे और देख भी रहे थे, तो उन्होंने आई थिंक कोई एक टास्क फोर्स बनाई आप लोगों की या टास्क फोर्स रूम बनाया, आई डोंट नो, सो दैट ही इज कनेक्टेड एंड ही नोज व्हाट्स हैपनिंग, एंड आई थिंक आल्सो आसफा इज क्वाइट एग्रेसिवली इन्वॉल्व कि ये जो कुछ हो रहा है उसको मॉनिटर किया जाए इन सिंध। देखिए जी, मैं आपको बताऊंगा कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और प्रेसिडेंट मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब, इन दोनों ने, मैं नहीं समझता कि हमें कभी रूटीन में कभी हमारी इनसे बात होती है, दिन में कुछ 10-10 दफा बात होती है, एक एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में, एक एक तहसील के बारे में, दे आर वेरी कॉन्शियस, मुझसे नहीं, एक एक एमपीए से एमएनए से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक डायरेक्टली बात करते हैं। मतलब समझे कि मैं समझता हूँ कि कभी रात को 3 बजे फोन आ रहा होता है, कभी सुबह को 7 बजे फोन आ रहा होता है, मतलब इस तरीके से सब लोग जाग कर हमारी लीडरशिप में एक शख्स से बैठ के उनको डायरेक्शन भी दे रहे होते हैं, उनसे पूछ भी रहे होते हैं कि क्या सिचुएशन है, कभी किसी कोई प्रॉब्लम हो, फिर वो अपने तरफ से गाइडेंस भी कर रहे होते हैं। तो पूरी इस वक्त आपने बात की आसफा भुट्टो साहिबा की, बख्तार भुट्टो साहिबा की, इन सब लोग पूरी, ये सिर्फ फैमिली नहीं, पूरे इस वक्त पूरी पीपल्स पार्टी टॉप लीडरशिप से लेकर वर्कर लेवल तक हर शख्स इस वक्त जो है वो इस वक्त ग्राउंड पे मौजूद है और ग्राउंड पे काम कर रहा है। और मतलब इस वक्त और कोई प्रायोरिटी नहीं है और कोई भी चीज इसकी प्रायोरिटी भी नहीं है। तो ये जितना भी इस तरह के जो लोग, सॉरी जी नहीं, इट्स ओके, आप खत्म फिनिश कर लें। मैंने कहा जी कि जो लोग भी अगर कोई भी इस तरह प्रोपेगेंडा करते हैं सोशल मीडिया पे, क्या बल हमें इस वक्त उनको भी हम कुछ नहीं कहते, भी अल्लाह करे वो लोग भी खुश रहे, लेकिन इस वक्त मेहरबानी करके हमें काम करने दे। हमें कोई तारीफ नहीं चाहिए, कोई मेडल नहीं चाहिए, कोई अपनी शर्जील साहब इंशाल्लाह ताला हम जरूर सिंध का खुद दौरा करेंगे, हम खुद सिंध का दौरा करेंगे, दीगर सूबों में भी जाएंगे आपसे कोऑर्डिनेट करके और फिर देखेंगे कि वहाँ पे सिंध हुकूमत ने जो दावे किए और जो शर्जील साहब ने हमारे प्रोग्राम में आज हमें बातें बताई वो कितनी सच्ची थी। शर्जील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने का और हमसे गुफ्तगू करने का। इस वक्त मेरे 2 बोल के लाइव मौजूद हैं, एक लाड़काना में है शब्बीर और एक शिराज है, वो हैदराबाद में है। आई थिंक दिस इज़ हाउ इट इज़, और वन इज़ इन हैदराबाद एंड वन इज़ इन लाड़काना। वो हमारे साथ लाइव है तो उनसे थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। पहले शब्बीर की तरफ जाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, इनफैक्ट दोनों को कनेक्ट कर दें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शब्बीर साहब बात करें या शिराज साहब? जी शिराज बात कर रहा हूँ लाड़काना से। जी शिराज साहब, लाड़काना में आप मौजूद हैं। मैं अभी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से बात कर रही थी, उन्होंने काफ़ी हद तक तफसील तो मुझे बताई है। ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन है? सिंध के काफ़ी इस वक्त हालात और ख़राब हो चुके हैं, स्पेशली ये जो मंचर लेक में कट लगा है उसके बाद। आप क्या देख रहे हैं इस वक्त, क्या सूरत है ग्राउंड पर? जैस्मिन, हुकूमती दावे तो अपनी जगह बिल्कुल वो अपना दावा करते हैं, पॉलिटिकल लोग हैं और सब अच्छा ही बताते हैं, लेकिन लाड़काना में इस वक्त बग़ैर सहूलियात के 290 रिलीफ कैंप्स का दर्जा दिया गया है मुख्तलिफ स्कूलों को। कई जो सैलाब मुतासरीन हैं लाड़काना के 1.5 लाख हैं और जबकि 1 लाख जो है वो आसपास के अजला से जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं। और जब हम वहाँ कैंप्स में जाते हैं, मुख्तलिफ कैंप्स में, तो वहाँ हमें जो है जल्दी अमराज, गैस्ट्रो, डायरिया और दीगर जो है वो बीमारियों में मुब्तला बच्चे मिलते हैं। कई लोग जो है वो चारपाई की ओट लिए
तपती धूप में गर्म फर्श पर नीचे बैठे हुए मिलते हैं। अलमिया ये है कि लाड़काना को कोई लीड करने वाला नहीं है। सिंध हुकूमत ने पहले शिकारपुर के एक सूबाई वज़ीर एनर्जी इम्तियाज़ शेख को लाड़काना पर फोकल पर्सन मुकर्रर किया, फिर उसे हटाकर जो है वो मुकेश चावला को मुकर्रर किया, फिर उन्हें हटाकर जो है सैयद नासिर शाह को मुकर्रर किया, और फिर अब नासिर शाह जो है 2-3 दिन से यहाँ पर दौरा कर रहे हैं। और उन्होंने ये एतराफ़ किया कि जो आबी गुज़रगाहें हैं सिंध की, वहाँ पर बड़े पैमाने पर जो है कब्ज़े हैं, और ये उन्होंने अपनी सिंध हुकूमत का एक बहुत सेटबैक जो है वो एतराफ़ किया इस चीज़ का कि अब हम इस पर जो है वो एक्शन लें। नासिर हुसैन शाह साहब ने क्या बताया, किसके कब्जे हैं? जी, मुख्तलिफ लोगों के बासर लोग हैं, क्योंकि वो किसी न किसी तरह से पॉलिटिकल एफिलिएशन रखते हैं, तो बिल्कुल उन्हीं के या उनके रिश्तेदारों के या उनके ज़ेरे असर लोगों के ही कब्ज़े होते हैं और वो वहाँ पर जगह बना लेते हैं। लाड़काना एक ऐसा शहर है जहाँ पर बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी तो है, लेकिन उसका कोई अमल दखल नहीं है। लाड़काना शहर के 80 से 90% घरों के जो बाथरूम हैं वो नालियों के ऊपर बने हुए हैं। 27 अरब रुपए माजी में जो है वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने सेवरेज के निज़ाम के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यहाँ पर जारी किए। मजमूई तौर पर 50 अरब रुपए जो है दावा करती है पीपल्स पार्टी के लाड़काना के ऊपर खर्च किए हैं, लेकिन आज सूरत हाल ये है कि नदी नालों की सफाई नहीं है, उस पर करप्शन, मुबैना करप्शन है, डीसिल्टिंग नहीं की जाती है, और आबी गुजरगाहों की जिस तरह बताया उस पर कब्ज़ा है। तो ये आफत जो है वो बारिशों की वजह से, कुदरती आफत तो है ही, लेकिन जो वसाइल की लूट मार है, जो नाकिस पॉलिसियाँ हैं, जो हुकूमत की जानिब से जो है वो अपनों में चीज़ें जो है वो देकर बांट दी जाती हैं, सबसे ज़्यादा। जी शिराज साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगी। शबीर अराई भी हमारे साथ मौजूद है। जी शबीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। शिराज ने हमें बताया क्या सूरत हाल है इस वक्त लाड़काना की। 3 फोकल पर्सन तब्दील हो चुके हैं, कैंप्स की भी सूरत हाल उन्होंने बताई, और जाहिर सी बात है इतना जब पानी खड़ा होगा तो बहुत बड़े पैमाने पे वबाई अमराज फैलने का खतरा है, और अगर वो शुरू हो गया तो उसको रोकना बड़ा मुश्किल है। आपने क्या क्या देखा कैंप्स में या दीगर हर तरफ जहाँ पानी है, क्या मदद हो रही है लोगों की, क्या किया जा रहा है? जी बिल्कुल, हैदराबाद में 50 से ज़ायद जो हैं वो जो रिलीफ कैंप हैं वो सिंध हुकूमत की जानिब से कायम किए गए, जबकि फलाही इदारे और जो NGOज़ हैं और निजी जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी हैं उनकी जानिब से भी जो है वो रिलीफ कैंप जो है वो कायम किए गए हैं। अद्वियात जो है उसकी किल्लत तो हमें नज़र नहीं आ रही, लेकिन प्रॉपर जो मेडिकेशन है वो जो है वो यहाँ पे जो मुतासरीन हैं उनको नहीं मिल रही है, काफ़ी शिकायत आ रही है। उसके अलावा जो गैर मयारी खाना है वो मुतासरीन को दिया जा रहा है, क्योंकि हज़ारों की तादाद में जो इंटीरियर और वेस्टर्न सिंध के जो मुतासरीन सैलाब के वो हैदराबाद पहुँच चुके हैं, और हैदराबाद के तमाम जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ पे उनको जो है वो रिलीफ कैंप में कन्वर्ट किया गया है, जबकि तालका देही जो है वो हैदराबाद का ज़्यादा से ज़्यादा बारिश से जो है वो मुतासर हुआ है। और शिकायतें हमें ये आ रही हैं कि उनको प्रॉपर जो है वो खाना जो है वो नहीं दिया जा रहा, गैर मयारी खाना है, और पीने का जो पानी है उसका फुकदान है, और काफ़ी स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे बारिश का पानी जो है वो ताहाल मौजूद है, जहाँ पे मच्छरों की शबीर एक बात बताइएगा, क्या सिंध हुकूमत, शबीर आप जो हैं उनके बच्चे जो हैं उनमें जो है वो अमरा। जी शबीर, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, मुझे ये बताइएगा क्या सिंध हुकूमत के तमाम वुज़रा, तमाम मिनिस्टर, सब लोग अपने अपने हलकों में ऑन ग्राउंड मौजूद हैं? क्या इत्तलात हैं आपके पास? क्योंकि अभी मेरी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से बात हुई, उन्होंने कहा सब अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा काम कर रहे हैं। क्या ये बात दुरुस्त है? जी हैदराबाद में अगर देखा जाए तो MPs MNs जो हैं वो हमें इतने ज़्यादा जो है अक्सर मुतासरीन के साथ जो है वो नज़र नहीं आते, जबकि कई इलाकों में आके फिर फ़ोटो सेशन करवा के जो है वो चले जाते हैं। जबकि शर्जील इनाम मेमन जो है वो मुख्तलिफ़ इलाकों में हमें नज़र आए थे जब बारिश हो रही थी उसके दौरान, और आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, और मंछर के हवाले से ये जो कट दिया गया है 7 की तरफ उस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। ताहाल जो मुतासरीन हैं उनकी ये फरियाद है, और ख़ास तौर पे सिंध हुकूमत को जो है वो तनकीद का निशाना करते हुए हमें नज़र आते हैं। हज़ारों की तादाद में जो मुतासरीन हैं वो इंटीरियर और वेस्टर्न सिंध से यहाँ पे आए हैं, जिनका ये कहना है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है वो अगर अर्ली वार्निंग सिस्टम के तहत अगर उनकी मदद करती और उनको तो ये हालात शायद पैदा ना होते। बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे शबीर अराई से, और शिराज दोनों हमारे रिपोर्टर्स इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं, हमें आगाह कर रहे थे। हमने आज के प्रोग्राम में सेनेटर शौकत तरीन से गुफ्तगू की, जिन्होंने पाकिस्तान की मईशत और ऑडियो लीक्स पे गुफ्तगू की। उसके साथ साथ शर्जील इनाम मेमन ने सिंध की सूरत हाल बताई। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये जो
अलमिया है या ये जो फ्लड्स हैं इस वक्त पाकिस्तान में, ये किसी भी हुकूमत की, स्पेशली पाकिस्तान की हुकूमत की कैपेसिटी से बाहर है। ये एक बहुत बड़ी मैं ये कहूँगी कि बहुत बड़ा डिज़ास्टर है और इसमें जितना भी काम किया जाए और जितना भी मिलकर काम किया जाए उतना ही ज़रूरत है। मज़ीद क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से तो आप न्यूज़ देखते ही रहते हैं। सो बहरहाल इसी नोट पे प्रोग्राम का ख़त्म करना चाहूँगी। यू कैन राइट टू मी फॉर योर फीडबैक ऑन ट्विटर एंड कीप वॉचिंग बोल्ड न्यूज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। एक बार फिर नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।